हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में जिसमें हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पेसिफिकेशन फॉर बोल्टेड कनेक्शंस। ठीक है, तो हमने इसमें पिच जो है उसको देखा था। ठीक है, कि क्या रहता है, कितना मैक्सिमम होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और डायमीटर बेसिस पे कैसे वो वैरी करता है। ठीक है, अभी हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस आपको बोला गया था, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि गेज डिस्टेंस होता क्या है। अब इसमें देखिए, ये होता है गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस इज दी डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स। यहाँ पे जो दिख रहा है ये है। ठीक है, बट इन लेटरल डायरेक्शन टू दी अप्लाइड फोर्स और अप्लाइड लोड। मान लीजिए आपका लोड अगर ऐसे जा रहा है P, तो गेज डिस्टेंस जो होगा वो गेज माने पीच ही होगा, लेकिन वो क्या रहेगी, वो लेटरल डायरेक्शन में रहेगी या परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी टू द लोड डायरेक्शन। ठीक है, और पैरेलल डायरेक्शन में जो रहेगा उससे पिच बोलेंगे हम। ठीक है, वैसे ही एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में डिफरेंट है। एंड डिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल टू दी लोड होगा, और फोर्स एक्शन के पैरेलल में जो रहेगा ये एंड डिस्टेंस होगा। और उसी के परपेंडिकुलर में देखिएगा जो डिस्टेंस है, मतलब एक एंड का बोल्ट लिया उसके सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस और अप टू दी एंड ऑफ दी प्लेट। ठीक है, वो होगा आपका एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। डिपेंड करता है कि वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। कभी कभी जेई के एग्जाम में या जेडपी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ऐसी डायग्राम दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि अगर इसमें जो दिखाया है एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस करेक्ट है कि नहीं, और क्या क्या करेक्ट है। ठीक है, ऐसा ही कुछ डायग्राम दिया रहेगा और आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए एज डिस्टेंस यहाँ लिखा हो और एंड डिस्टेंस यहाँ लिखा हो और लोड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दी हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि एज डिस्टेंस होता क्या है, एंड डिस्टेंस होता क्या है और कितना उसका वैल्यूज है। ठीक है, पहले देख लेते हैं गेज। इट जैसा कि मैंने बोला था, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। जैसे मैंने बोला था, ठीक है, लोड ऐसे जा रहा है तो आपका गेज जो रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है जी, और पिच जो होगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो लोड इन ए मेंबर और इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट लाइन। अब बोल्ट लाइन जो है वो ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, बट टू द ये नॉर्मल वाली कंडीशन चाहिए चाहिए। ठीक है, अब एंड डिस्टेंस कितना होता है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, होता क्या है पहले देख लेते हैं। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द बोल्ट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द मेन मेंबर और कवर प्लेट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज डिस्टेंस सेम है, बस क्या है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट द ब्लॉक शेयर फेलियर। अब क्या है, अगर आप सफिशिएंट एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस ना देते हो तो आपको हो सकता है कभी कभी जो आपका कनेक्शन है वो ब्लॉक शेयर में फेल हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या, आईएस कोड रिकमेंड करता है ई मिनिमम, मतलब एंड डिस्टेंस, मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। तो बोल्ट होल का डायमीटर किससे हम डिनोट करते हैं, डी नॉट से। ठीक है, तो उसके 1.5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये किसके लिए है, मशीन फ्लेम कट एजेस। अगर मशीन से हम कट कर रहे तब 1.5 हो। अगर कोई आदमी कट करता है किसी बोल्ट को, ठीक है, तो शार्प एजेस नहीं होगी, तो एंड डिस्टेंस क्या
पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और ये जो फैक्टर है यहाँ पे 1.5 वो 1.7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन छोटे मोटे पूछ लिए जाते हैं, विच इज अ वैल्यू ऑफ ई मिनिमम इज करेक्ट फॉर मशीन फ्लेम कट एजेस मेंबर्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 1.5, अगर शार्प एजेस है तो 1.5 देना है। अगर मान लीजिए रफ एजेस है, रफ एजेस तभी आ सकती है जब ह्यूमन बीइंग काटता हो। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रोक में तो काटेगा नहीं, एक तरीके का तो होगा नहीं। ठीक है, जैसे मशीन की फिनिशिंग रहती है, तो उसके कारण जो है हमें एंड डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड और एज डिस्टेंस, अब एज और एंड डिस्टेंस जो है वो लगभग उनके स्पेसिफिकेशन सेम है। ठीक है, बस उसका डायरेक्शन, लोड के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है कि वो एज डिस्टेंस है या एंड डिस्टेंस है। तो ई मैक्स जो है वो होता कितना है, वो होता है 12t एस्पिलॉन। ठीक है, और एस्पिलॉन की वैल्यू है अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, और टी इज द थिकनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, फॉर कोरोजन कोरोजिव एनवायरमेंट, कोरोजिव एनवायरमेंट मतलब अगर आपका एनवायरमेंट कोरोजिव है, फॉर एग्जांपल कोस्टल एरिया में कर रहे हैं, तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 40 mm प्लस 4t। ठीक है, हाँ, एस्पिलॉन मैक्स की वैल्यू, ठीक है, जब आपका, सॉरी, ई मैक्स की वैल्यू जो है वो 440 mm प्लस 4t होगी जब आपका इन्वायरमेंट जो है वो कोरोजिव रहेगा, जो कोस्टल एरियाज में अगर है तो वो है। ठीक है, और एफ वाई जैसे कि मैंने बोला यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, जो भी आपका मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, आप देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर हो सकते हैं एक बोल्ट कनेक्शन में। अगर कोई एक बोल्ट कनेक्शन है तो उसमें कौन कौन से टाइप के फेल्यूर हो सकते हैं, एक तो उसके बोल्ट, एक तो बोल्ट फेल होगा, एक तो प्लेट फेल होगी। ठीक है, तो पहला है शियर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। ठीक है, दूसरा है बेरिंग में फेल हो सकता है बोल्ट, तीसरा है टीयरिंग में हो सकता है। ठीक है, और वही सेम फेल्यूर जो है प्लेट में भी हो सकते हैं, बेरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट एंड ब्लॉक शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें से खाली तीन ही है। ठीक है, एक है शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट, बेरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट, एंड तीसरा है ये ब्लॉक शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट। तो ये तीन अगर सेटिस्फाई करते हैं अगर कोई भी कनेक्शन, तो हमारा जो डिजाइन है वो परफेक्ट है। ठीक है, और ये तीनों अपने आप में कवर हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज थ्री क्राइटेरियाज आर मोर क्रिटिकल फॉर दी एनी बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस सारे फेल्यूर को डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो पहला है शेयर फेल्यूर ऑफ बोल्ट। अब होता क्या है, मान लो आपके ये कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन दे दिया हमने, यहाँ पे भी पी एक्ट हो रहा है और इधर भी पी एक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इधर भी पी एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये प्लेट इस पे ट्रांसफर करेगी और ये बोल्ट जो है वो बोल्ट से होते हुए इस प्लेट पे आएगा, मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रांजिशन है वो सब्जेक्टेड होगा पी से। ठीक है, जब यहाँ पे पी एक्ट होगा, हो सकता है कि आपके दोनों बोल्ट जो है एक इधर निकल जाए और एक जो है वो इधर निकल जाए, तो ऐसे टाइप का एक फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखिए जो एरिया सब्जेक्टेड है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि है आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, और इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है बोल्ट की किसी भी, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ठीक है, FUB मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, बट कोड बोलता है कि हम इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसको √3 फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ताकि उसका स्ट्रेंथ कम हो, मतलब हमारा डिजाइन जो है वो सेफ हो जाए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो लोड जो है हमारा यहाँ एक्ट करेगा, यहाँ एक्ट करेगा, और ये जो पोर्शन होगा ये वाला, ये सब्जेक्टेड होगा उस फोर्स से। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेलियर होगा, तो फेलियर में एरिया कितना एक्सपोज हो रहा है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है FUB/√3। ठीक है, तो इससे हमें मिलेगा बोल्ट का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो shear stresses are generated when plate slips due to applied forces, when maximum factor shear force in the bolt may exceed the nominal shear capacity of the bolt। अब ये जो है वो shear capacity of the bolt है,
जब आपका लोड जो है P की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाए इस स्ट्रेंथ से, तो आपका जो कनेक्शन है वो फेल होगा ही होगा। सो shear failure of bolt may occur at the plate of interface। अब ये जो इंटरफेस है इस पे ही फेलियर हो सकता है, प्लेट तो फेल होगी नहीं, बचा बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट ही फेल हो सकता है कब, जब P की वैल्यू, देखिए P की वैल्यू अगर उसके shear स्ट्रेंथ से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ये हुआ कि उसकी जो स्ट्रेंथ लोड की वैल्यू हो वो इससे कम हो इस स्ट्रेंथ से, shear स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से, तभी वो कनेक्शन जो है वो सेफ हो सकता है। ठीक है, दूसरा फेल्यूर है बेयरिंग फेल्यूर ऑफ बोल्ट्स। बियरिंग में कैसे फेल होगा, अगर मान लीजिए प्लेट जो है, जैसे मान लीजिए ऐसा एक कोई कनेक्शन है, ठीक है, हमने डबल कवर वाला प्लेट्स लगाया कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका मेन प्लेट है और ये जो है दो प्लेट्स, ये जो है वो ट्रांसफर कर रही है लोड, तो ये P/2 ट्रांसफर होगा। तो हो सकता है आपका जो बोल्ट हो ऐसे फेल हो। ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ गैप जनरेट हो ऐसे टाइप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बीयरिंग टाइप ऑफ फेल्यूर, मतलब बियर नहीं कर सका और इसके टाइप, इसके कारण क्या हुआ कि आपका बोल्ट जो है वो एक टाइम से अंदर खिसक गया। ठीक है, इसका मटेरियल जो है वो निकल गया, और कभी कभी हो सकता है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। ठीक है, और बिटरल फेल्योर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शियर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, लेटरल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि आपका जो एरिया है, ठीक है, और ये कब फेल्योर हो सकता है, जब आपका जो बोल्ट का स्ट्रेंथ है वो प्लेट से कम हो। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है हमें कि प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो बोल्ट से, ताकि आपका बोल्ट फेल हुआ तो पूरा कनेक्शन ही फेल हो सकता है। प्लेट अगर फेल हुआ तो आपका कनेक्शन काफी हद तक सेव हो सकता है। ठीक है, बोल्ट फेल, कनेक्शन कौन, अगर प्लेट फेल हुई तो एक पार्ट ही आप रिप्लेस करके आपका कनेक्शन को बचा सकते हो। ठीक है, सो द हाफ shank, the bolt shank of the lob shank of the bolt is crushed when the plate may be strong in the bearing। ठीक है, जब आपकी प्लेट जो हो वो स्ट्रांग हो बीयरिंग में बोल्ट से भी, तो होता क्या है, ये जो पार्ट है ये क्रश हो जाता है, उसके कारण ये फेलियर होता है। द हेवीली स्ट्रेस प्लेट में प्रेस द hop shank of the bolt, the bearing failure of the bolt may not occur in the occurs in the bolt। ठीक है, अब होता क्या है, ये जनरली प्रैक्टिस में ऑकर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो हम कंसिडरेशन ले ही लेते हैं, बिकॉज प्लेट, अब ये होता कब है, जब आपका प्लेट जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, बट हम कनेक्शन में प्रेफर करते हैं कि प्लेट वीक हो बोल्ट से। ठीक है, तो इसके भी फॉर्मूले कोड ने दे रखे हैं, तो वो ही हम यूज करते हैं और हम स्ट्रेंथ, कनेक्शन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। थर्ड है टीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। अब टीयर कैसे होता है, मान लीजिए अगर टेंशन आ गया, ज्यादा टेंशन, ठीक है, तो आपका बोल्ट जो है वो चांसेस है कि वो टीयरिंग में फेल हो जाए, टीयर हो जाए। ठीक है, टीयर होना मतलब टूट जाए। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, अब होता इसमें क्या है, ग्रॉस एरिया यील्डिंग फेल्यूर भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपका जो स्ट्रेन डेवलप हो जाए। ठीक है, सो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग फेल्यूर ऑकर व्हेन यूनिफॉर्म, सॉरी, gross section yielding failure occurs when the uniform stresses develop in a gross area। अब ये तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डेवलप हो। कितने होंगे, FYB, yield strength of the bolt।
is equal to a T upon ASB, area of bolt. If the bolt is surely purely subjected to tension, then tearing failure may occur at the threaded portion. अब होता क्या है, जो अगर आपका जो अगर बोल्ट जो है वो टेंशन में सब्जेक्टेड हुआ तो इस सेक्शन में वो फेल हो सकता है, बिकॉज एरिया कम होगा। ठीक है, इससे तो शंक एरिया से थ्रेडेड पोर्शन में एरिया कम होगा। कितना रहता है वो 0.78 टाइम्स। ठीक है, इतना कम होता ही है, होता है। ठीक है, then net section rupture failures occur when localized stress develop in net area T by A and B. A and B is nominal area bolt is equal to APB. अब क्रिटिकल क्या है कंडीशन, ये है टेंशन डिवाइडेड बाय ए एंड बी इज मोर और लेस सेम एज FUB। अगर इससे अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू है इससे बढ़ गई तो फेल्यूर के चांसेस बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए FUB ज्यादा है इससे T बाई A एंड B, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ड्यू टू टेंशन, तो सेफ है आपका कनेक्शन। ठीक है, सो नेट सेक्शन विल नॉट अंडरगो द डिफॉर्मेशन एज इट इज सब्जेक्टेड टू लोकलाइज स्ट्रेसेस अलोन। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए ये लोकलाइज स्ट्रेसेस अगर डेवलप हो गए तो यील्डिंग का चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बट अगर स्ट्रेसेस यूनिफॉर्म ना हो तो हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो टेंशन में फेल हो जाए बिकॉज ऑफ टीयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको यही याद रखना है इसमें, टेंशन वैल्यू ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय ए एंड बी इज should not be greater than FUB, yield strength of the bolt। ठीक है, सो बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब इसमें क्या होता है कि आपके ये जो अगर आपका मान लीजिए बोल्ट है, ठीक है, अगर ये बोल्ट है तो इसके इर्द गिर्द ऐसे आपको सर्कल्स दिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपका जो प्लेट है वो बियरिंग में फेल हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन ऑर्डिनरी बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड शियर फोर्स, स्लिप में टेक्स प्लेस एंड द बोल्ट में come in the contact with the plate and plate material get crushed when the plate is weak in bearing। अगर मान लीजिए अगर आपकी प्लेट जो है वो वीक हो बियरिंग में एंड आपका अगर कनेक्शन जो है वो सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स हो तो स्लिप में टेक्स प्लेस, आपका जो बोल्ट हो वो स्लिप हो जाएगा। उस स्लिप के कारण क्या होगा, ये जो आसपास का मटेरियल है वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, उस क्रशिंग के कारण आपका जो प्लेट है वो बियरिंग में फेल हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ है टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब टीयरिंग कैसे होगी, मान लीजिए आपका कनेक्शन है ये, ठीक है, तो ऐसे ही भी टीयर हो सकता है और सब्जेक्टेड टू टेंशन टी है प्लेट जो है, तो इस वाले सेक्शन में सबसे उसको कम एरिया मिलेगा। ठीक है, ये क्रिटिकल होगा बिकॉज इस दो होल डायमीटर की भी वैल्यू हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एरिया निकालना चाहते हो इस सेक्शन पे तो कितना होगा, नेट एरिया होगा जितना बेस विड्थ है प्लेट का माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट इनटू टी। बट बाकी सारे पोर्शन में क्या होगा, ये जो फैक्टर है वो नहीं रहेगा, तो इस यहाँ पे ही एरिया सबसे कम होगा, इसलिए ये जो है सेक्शन ये क्रिटिकल होगा टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका प्लेट जो है वो टीयर हो सकता है। तो इसी क्राइटेरिया से हमें इस क्राइटेरिया को ही यूज करके हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टीयरिंग। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, टेंशन डिवाइडेड बाय नेट एरिया। नेट एरिया हमने निकाला था B माइनस 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इंटू टी इज इक्वल टू FY। तो FY से ज़्यादा ना हो, ये जो है इस फैक्टर की वैल्यू जो है वो FY से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है तो आपका कनेक्शन जो है वो फेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक शेयर फेल्यूर। अब ब्लॉक शेयर फेल्यूर की कहानी भी वही है।
कि अगर आपका ये कनेक्शन है तो ये रहेगा आपका जो पेरेंट प्लेट है उसके साथ, और ये प्लेट निकल जाएगी लोड के साथ, ठीक है। when the balls are placed at lesser end distance than the minimum end distance as per IS 800 guideline, a block shear of plate may separate near the end of connection. It can be eliminated by providing the minimum end distance. अब देखिए, अगर मान लीजिए end distance आपने sufficient provide नहीं किया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये तो आपका ये डिस्टेंस है, ये एंड डिस्टेंस आपने सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किया, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट उसको स्ट्रेंथ नहीं रहेगी इस पी को बियर करने के लिए, तो आपका जो प्लेट है वो फेल हो जाएगा इन ब्लॉक शियर, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बेयरिंग टाइप ऑफ बोल्ट। अब बोल्टेड कनेक्शन की अगर डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है तो जैसे कि मैंने बोला था हम कि 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है। एक शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, टीयरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, तीसरा ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ बोल्ट प्लेट। तो 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं हम निकालने के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट थ्रू मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। if you like this video, please like and share with your friend who need the this knowledge, और ये सब्जेक्ट किसी को पढ़ना है तो आप उनको ये भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।